बिलियन डॉलर कंपनी, जिसने एक वक्त पर अपनी कंपनी को सिर्फ $50 लाख में बेचने का मार्केट में ऑफर दिया था। और इस बात पर अपने कॉम्पिटिटर्स से बेइज्जती झेलने के बाद उन्होंने इस तरह बदला लिया कि कुछ ही सालों में वो पूरा मार्केट ही उन्होंने खत्म कर दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नेटफ्लिक्स की। किस तरह खुद के साथ हुई बेइज्जती को एक शख्स ने इस तरह दिल पर ले लिया कि अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी ब्लॉकबस्टर, जो उस वक्त पर 60,000 से ज्यादा तो सिर्फ एम्प्लॉयज ही वर्ल्ड वाइड रखती थी, जितने तो नेटफ्लिक्स के पास कस्टमर्स तक नहीं थे, उस कंपनी तक को एक शख्स ने धूल छाटने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी बस आपको साफ और सरल शब्दों में ये समझाती है कि असल में बदला लिया कैसे जाता है। किन बुरे हालातों में भी हार न मानना, एक गलती की वजह से शुरू हुए आइडिया को ट्रिलियन का आइडिया बनाना। आज के इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स की सक्सेस का वो पहलू देखने वाले हैं जिसने एक एक करके उनके सभी कंपीटर्स को उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और किस तरह आप भी ऐसा ही माइंडसेट पा सकते हैं जो आपको देखते ही देखते लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है। और ये पूरी तरह पॉसिबल है क्योंकि यह कहानी उस नेटफ्लिक्स की है जिनका एक कोट है, हार मत मान, हमने भी सिर्फ डीवीडी बेचने से शुरुआत की थी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1997 से, जब रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने डीवीडी रेंट पर देने के लिए नेटफ्लिक्स की शुरुआत की थी। पर सोचने वाली बात है, जब ऑलरेडी मार्केट में ब्लॉकबस्टर जैसी बड़ी डीवीडी सेलर कंपनी थी, जिनके सैकड़ों ब्रांचेस, करोड़ों मेन कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड फैले हुए थे, जो कि एक तरफ डीवीडी मार्केट पर राज कर रही थी। ऐसी कंपनी होते हुए भी क्या सोचकर नेटफ्लिक्स ने वहां जगह बनाने की कोशिश की? उसका जवाब आता है ब्लॉकबस्टर की खुद की एक गलती से। 1997 में रीड ने ब्लॉकबस्टर से एक डीवीडी रेंट पर लिया था, जहां कुछ हफ्ते उसमें मूवीज देखने के बाद जब रीड वापस डीवीडी लौटाने गया, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने काफी देरी कर दी है। जितने टाइम के लिए उसे डीवीडी रेंट पर दी गई थी, उसने उससे ज्यादा टाइम तक डीवीडी अपने पास रख लिया। लेकिन इस पर रीड ने यह सोचा कि ज्यादा से ज्यादा कितना ही उसे लेट रिटर्न का फाइन देना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त तक ब्लॉकबस्टर ने अपने लेट डीवीडी लौटाने की फीस बढ़ा दी थी, जिस वजह से रीड को $40 का फाइन एक्स्ट्रा भरना पड़ा, जो किसी डीवीडी को लेट रिटर्न करने के लिए काफी बड़ा अमाउंट था। रीड को इतने पैसे देने के बाद अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा था, और ब्लॉकबस्टर की इसी गलती से आई गिल्ट से नेटफ्लिक्स के आइडिया का जन्म हुआ। रीड ने सोचा कि डीवीडी लेट रिटर्न करने की प्रॉब्लम लाखों लोग झेल रहे होंगे, साथ ही कई लोग जो मूवीज को और कुछ समय तक देखना चाहते होंगे, वो इस वजह से मूवी को एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पर रीड ने अपने फ्रेंड मार्क के साथ नेटफ्लिक्स की शुरुआत की, जिसका मेन फोकस ही था लोगों को कम से कम रेंट में ऑनलाइन डीवीडी प्रोवाइड करना। जहां इनके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के पीछे भी काफी कारण थे। तो हुआ यह कि मार्क, जो कि उस वक्त वेब 2.0 की बूम को समझ पा रहे थे, उन्हें समझ आ रहा था कि आगे आने वाले सालों में ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही शिफ्ट होने वाली हैं। इस वजह से वो एक ऐसे बिजनेस की तलाश में लगे हुए थे जिससे वो ऑनलाइन स्टार्ट करके लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और इसके पीछे उनका मोटिवेशन था Amazon.com, जो कि उस वक्त सिर्फ ऑनलाइन बुक्स वगैरह सेल किया करता था, और हर तरफ Amazon का नाम चर्चा में था। इस दौरान रीड अपने दोस्त मार्क के पास मूवी रेंट करने को लेकर एक नए आइडिया के साथ आते हैं, और इस आइडिया का इंस्पिरेशन उन्हें अपने जिम से मिला था। उन्होंने गौर किया कि किस तरह वो जिम में जाकर सिर्फ एक बार पैसा देते हैं और फिर जितना चाहे वो एक्सरसाइज पूरे महीने कर सकते हैं। उसी तरह अगर मूवीज को सेम बिजनेस मॉडल पर रेंट किया जाए तो यह आइडिया काम कर सकता है। आगे रीड ने इस बारे में मार्क को समझाया और दोनों ने फैसला किया कि वो ऑनलाइन डीवीडी रेंटिंग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें कस्टमर को बस डीवीडी रेंट पर ऑर्डर करना है और 2 दिन के अंदर उनके घर पर डीवीडी डिलीवर हो जाएगी, जिसके साथ एक प्रीपेड एनवलप भी होगा, जिसमें डीवीडी यूज करने के बाद कस्टमर डीवीडी को उस एनवलप में रखकर वापस कंपनी को रिपोस्ट कर सकता है। और इस ऑनलाइन डीवीडी रेंटिंग के आइडिया को मार्केट में लाने वाली यह पहली कंपनी थी। हालांकि आइडिया जितना सुनने में अच्छा और आसान लग रहा था, उतनी ही ज्यादा इसमें मुश्किलें थीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि उस समय टेप्स के जरिए मूवीज को रेंट पर दिया जाता था, लेकिन ये टेप्स जरा सी भी डैमेज होते ही काफी जल्दी टूट जाया करते थे। साथ ही इन्हें डिलीवर करने का भी खर्चा काफी ज्यादा था। इस वजह से रीड और मार्क को अपना बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा था। लेकिन तभी इन्हें कैसेट की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, जो कि पतली डिस्क साइज होती थी और टेप्स के कंपेयर में ज्यादा समय टिकती भी थी, जिसके चलते
उन्होंने कैसेट के जरिए मूवीज को कस्टमर्स तक पहुंचाने का फैसला लिया। अगस्त 1997 में इन्होंने अपनी नेटफ्लिक्स वेबसाइट को लॉन्च किया, जहां 30 कर्मचारियों के साथ शुरुआत करने के बाद पहले दिन ही इनका वेबसाइट क्रैश हो गया। लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड आने लगी कि उसी दिन इन्हें 8 नए सर्वर अपने वेबसाइट के लिए बिठाने पड़े, जिसके बाद इनके पहले महीने का रेवेन्यू $90,000 बना और 1 साल का रेवेन्यू करीब $15 लाख बना, जिसे देखकर ये खुद भी काफी ज्यादा हैरान थे। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा रेवेन्यू बस पहले महीने में ही बना लेंगे, पर इस रेवेन्यू से वो बस हैरान थे, कुछ नहीं। असल में इनके कुछ ना होने के पीछे का कारण था इनका ही बिजनेस मॉडल, जो इन्हें फेल होता हुआ नजर आ रहा था। नेटफ्लिक्स की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि कस्टमर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर डीवीडी को रेंट कर सके, यानी कि 1 महीने के लिए पे करके पूरे महीने जितना चाहे उतना डीवीडी यूज करें। लेकिन आगे इन्होंने गौर किया कि उनके मंथली $90,000 के रेवेन्यू में से $99,000 का रेवेन्यू इस मॉडल से नहीं आ रहा था, क्योंकि कस्टमर्स डीवीडी को सब्सक्रिप्शन पर रेंट करने के बजाय डायरेक्ट डीवीडी खरीदने पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। और इस चीज से इन्हें 2 प्रॉब्लम्स हो रही थी। पहला कि इनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर भी यही काम कर रही थी। जहां वो ऑफलाइन डीवीडी बेच रही थी, वहीं यह ऑनलाइन बेच रहे थे, जिससे यह डर था कि अगर अगले ही हफ्ते ब्लॉकबस्टर ने अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया तो नेटफ्लिक्स कभी भी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। और दूसरा कि जब यूजर किसी डीवीडी को रेंट करेगा तो कुछ समय बाद वो डीवीडी लौटा देगा, यानी कि एक ही डीवीडी तब तक इस्तेमाल की जा सकती है जब तक वो खराब ना हो जाए। वहीं एक बार डीवीडी सेल होने के बाद उन्हें उसकी जगह एक नया डीवीडी खरीदना पड़ेगा और उससे फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता। इसी के चलते इन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ज्यादा काम करने के बारे में सोचा। और इसी बीच इन्हें जेफ बेजोस की तरफ से कॉल आया, जिन्होंने नेटफ्लिक्स को $12 मिलियन में खरीदने का ऑफर दिया, जिसे रीड और मार्क ने रिजेक्ट कर दिया, ये सोचते हुए कि भले ही उनका बिजनेस मॉडल इस वक्त काम नहीं कर रहा है, पर आगे वो किसी तरह इसे सक्सेसफुल बना ही लेंगे, जिसके लिए आगे उन्होंने कई कैंपेन और स्ट्रैटेजीज लगाई। पर इनका हर एक एफर्ट फेल होता चला गया, जिस वजह से उन्हें समझ आ गया कि अब उनका बिजनेस ज्यादा समय नहीं चल पाएगा। इसलिए उन्होंने कंपनी सेल करने का फैसला लिया और अगले ही दिन अपनी कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर के पास अपनी कंपनी सेल करने के लिए पहुंच गए, ये सोचकर कि उनकी कंपनी भी सेल हो जाएगी और उन्हें ब्लॉकबस्टर में काम करने का मौका भी मिल जाएगा। जहां ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने अपना आधा घंटा देकर इनकी पूरी बातें सुनी और जब एंड में इनसे पूछा कि तुम कितने में अपनी कंपनी बेचना चाहोगे, जिस पर इन्होंने $50 मिलियन कहा। और ये सुनते ही वह सीईओ उन दोनों की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। और यही वह पल था जब रीड और मार्क समझ गए थे कि ब्लॉकबस्टर का सीईओ हमारा मजाक बनाने के लिए ही आधे घंटे से हमारी बातें सुन रहा था। ब्लॉकबस्टर कभी भी नेटफ्लिक्स को खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। इसी वजह से इतना कम ऑफर देने के बाद भी उसने नेटफ्लिक्स को नहीं खरीदा और सिर्फ रीड और मार्क को बेइज्जत करके वहां से लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ब्लॉकबस्टर के सीईओ को यह नहीं पता था कि उसका यह घमंड कुछ ही सालों में उसे डुबाने वाला है। धीरे धीरे हर जगह नेटफ्लिक्स का नाम फैलने लगा। ब्लॉकबस्टर उस वक्त इस सोच में था कि उन्हें ऑनलाइन आकर डीवीडी सेलिंग पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड हजारों में उनके स्टोर्स हैं जो कि कस्टमर्स के लिए इनफ है। और एक तरह से वो ऑनलाइन बिजनेस को एक टाइम पास वाली चीज समझ रहे थे। ये गलती उन्हें तब रियलाइज हुई जब काफी समय बीत गया और 2004 के आते आते ब्लॉकबस्टर ने अपने अच्छे खासे कस्टमर्स को लूज करना शुरू कर दिया। वहीं ब्लॉकबस्टर ये देखकर भी हैरान था कि दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स तेजी से उनके कस्टमर्स को एक्वायर करता जा रहा है, जिस वजह से 2004 में ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स की कॉपी करते हुए अपना भी ऑनलाइन डीवीडी रेंटिंग वेबसाइट लॉन्च कर दिया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक तरफ नेटफ्लिक्स 6 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को अपने रेगुलर कस्टमर बनाने में कामयाब हो चुका था, वहीं ब्लॉकबस्टर 2 मिलियन यूजर्स तक को भी एक्वायर नहीं कर पा रहा था। पर हैरान करने वाली बात है कि जहां कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मॉडल काम नहीं कर पा रहा था, वहीं सिर्फ 3 से 4 सालों में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से सभी डीवीडी को खरीदने के बदले एक सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ शिफ्ट होना ज्यादा प्रीफर करने लगे। नेटफ्लिक्स की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसने उसे मार्केट का टॉप लीडर बना दिया? तो हुआ यह कि अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल को सक्सेसफुल बनाने के लिए
नेटफ्लिक्स ने एडी से छोटी तक का जोर लगाते हुए लगभग हर पैंतरा अपनाया, पर एक भी उनके काम नहीं आया। उल्टा इससे उन्हें काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। तभी वो एक नए आइडिया के साथ आए कि सब्सक्रिप्शन में अब से यूजर को 4 डीवीडी दी जाएंगी, जिस बीच में यूजर चाहे तो कोई एक डीवीडी लौटा कर उसके बदले दूसरा डीवीडी भी ले सकता है, और ऐसा वह 1 महीने के अंदर कितनी बार भी कर सकता है। इस तरह कस्टमर्स के पास हमेशा 4 डीवीडी रहने लगे, जो कि वैसे भी 1 महीने के एंटरटेनमेंट के लिए काफी था, जिसके बीच में अगर कस्टमर्स बोर हो जाएं, तब वो एक डीवीडी लौट आकर उसके बदले दूसरा डीवीडी लेकर जा सकते हैं। और इस मॉडल ने इतनी अच्छी तरह काम किया कि लॉन्च होते ही कुछ ही महीनों के अंदर लोग इसकी तरफ भागे चले आए। इसी के साथ नेटफ्लिक्स इस बात को भी समझ गया था कि जैसे जैसे लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उसी तरह उनके मूवी देखने का तरीका भी बदलने वाला है। लोग अब डीवीडी से शिफ्ट होकर पूरी मूवी ऑनलाइन वेबसाइट पर देखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसी के चलते नेटफ्लिक्स ने अपने वेबसाइट को सुधारा और उसे एक सटीक स्ट्रीमिंग साइट बना दिया, जिसमें यूजर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर कितनी भी मूवीज देख सकता था। यानी कि ना तो कैसेट मैन्युफैक्चरिंग का टेंशन, ना ही उसके डैमेज का, और ना ही लिमिटेड मूवीज देखने का। यूजर अब जब चाहे जितनी चाहे मूवीज एंजॉय कर सकता था, वह भी बस एक बार का भुगतान के साथ। इस तरह नेटफ्लिक्स अलग अलग रणनीतियों के साथ बाजार को कैप्चर करने लगा। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर फेल होते हुए जा रहा था। पर सोचने वाली बात है कि ब्लॉकबस्टर, जो कि इतनी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी थी, क्या वो उस वक्त बैठकर नेटफ्लिक्स के सक्सेसफुल होने का तमाशा देख रही थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ब्लॉकबस्टर हर समय नेटफ्लिक्स की कॉपी कर रहा था। ब्लॉकबस्टर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से वह नेटफ्लिक्स के हर उस स्ट्रैटेजी को कॉपी कर रहा था जो कि नेटफ्लिक्स ला रहा था। पर इसके बावजूद भी 2010 आते आते ब्लॉकबस्टर की ऐसी हालत हो गई कि उन्हें बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। और यहीं एक मुहावरा भी आता है कि नकल के लिए अक्ल की जरूरत पड़ती है। ब्लॉकबस्टर सिर्फ उन्हीं चीजों को कॉपी कर रहा था जो नेटफ्लिक्स उसे दिखा रहा था। उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि सभी स्ट्रैटेजीज सेम अपनाने के बाद भी कस्टमर्स उनके पास नहीं आकर सिर्फ नेटफ्लिक्स के पास ही क्यों जा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण था मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। 1997 से 2005 तक नेटफ्लिक्स ने जितने भी कस्टमर्स एक्वायर किए थे, वह उनके मूवी प्रेफरेंसेस को स्टडी कर रहा था। नेटफ्लिक्स ने शुरुआती समय में ही अपने वेबसाइट पर ऐसे एल्गोरिथम और सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिए थे जो यूजर के मूवी प्रेफरेंस को ऑब्जर्व कर रहे थे। यानी कि यूजर ने अगर यह वाली मूवी देखी है तो अगली मूवी उसे कौन सी पसंद आएगी, और अगर उसने किसी दूसरी रिकमेंडेड मूवी को देखा तो उसे तीसरी कौन सी मूवी पसंद आएगी। और मेन इसी फैक्टर से नेटफ्लिक्स इजीली वर्ल्ड वाइड मार्केट को कैप्चर कर पाया, जहां आगे आने वाले टाइम में काफी और OTT प्लेटफॉर्म्स भी आए और उन्होंने कुछ हद तक अच्छा भी किया। लेकिन तब भी कोई नेटफ्लिक्स के कंपेयर में कभी भी टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि जो एक्सपीरियंस नेटफ्लिक्स ने इतने सालों में कमाया था, उसका वो फाइनली यूज भी कर रहा था, और कस्टमर्स को इतनी प्रीमियम क्वालिटी सर्विस कहीं और नहीं मिल पा रही थी। आगे चलकर नेटफ्लिक्स ने सिर्फ मूवीज पर ना डिपेंड होते हुए खुद के ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू किया, जहां वो खुद के प्रोडक्शन में वेब सीरीज और मूवीज बनाने लगे। वहीं छोटे प्रोडक्शन हाउसेस को भी उनकी मूवीज अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने का मौका दिया, जिससे यूजर को अब ऐसा कंटेंट देखने को मिल रहा था जो कि इंटरनेट पर कहीं और अवेलेबल नहीं था। यानी सेम स्ट्रैटेजी नेटफ्लिक्स ने इंडिया में 2016 में एंट्री लेते ही अपनाई थी, जहां इंडियन ऑडियंस को समझकर उन्होंने उनसे रिलेटेड कंटेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया, और इसके बदले इंडियन यूजर से नेटफ्लिक्स को बहुत ज्यादा प्यार मिला। हालांकि उस वक्त तक काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए थे जो कि सीधे नेटफ्लिक्स को टक्कर दे रहे थे। पर इसके साथ भी नेटफ्लिक्स 3 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप के साथ OTT गेम में टॉप पर बना रहा। दोस्तों, नेटफ्लिक्स की कहानी ये समझाने के लिए काफी है कि खुद के आइडिया पर डटे रहकर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करना ही मार्केट में तुम्हें बनाए रखता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब फाइनली तुम्हें अपना हार्ड वर्क का रिजल्ट देखने को मिलता है। नेटफ्लिक्स, जो कि एक वक्त पर बिकने की कगार पर आ चुकी थी, उस वक्त अगर उसे किसी ने ऐसा कहा होता कि तुम वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी कंपनी बन जाओगे, तो यह उन्हें इम्पॉसिबल ही लगता। पर अपने मेहनत पर लगे रहने से रीड एंड मार्क ने उस इम्पॉसिबल से सपने को भी सच कर दिखाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।